डियर फ्रेंड्स, नाउ आज हम एक नया यूनिट लेंगे। आज हम जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स है क्या चीज। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। तो सिंपल में आप ये लिखोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ biology that deals with the study of heredity and variations। ठीक, इसमें दो चीजें आती हैं। नंबर वन इज हेरिडिटी एंड नंबर सेकंड इज वेरिएशंस। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है। ठीक है। नाउ जो जेनेटिक्स है इसमें आपने क्या स्टडी करना है। जेनेटिक्स में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में हमने जीन को स्टडी करना है। जेनेटिक्स में हमने क्रोमोसोम को देखना है कि क्रोमोसोम जो है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है। जो जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब कि जीन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या चेंज आता है, उससे हम वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले हम इसके बात करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कंसीडर किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो सभी लोगों को पता है कि ग्रीगर जॉन Mendel is considered as the father of genetics। ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। Why they are known as, why he was known as father of genetics? इससे फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आइडिया था जेनेटिक्स का, सबसे पहले जो अच्छा काम किया था जेनेटिक्स पे, वो ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही किया था। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्रीगर जॉन मेंडल का वर्क कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने किस कैसे कैसे काम किया था और इनको कैसे कैसे इनको रिगार्ड मिला, इनको ऑनर कैसे मिला, ग्रीगर का इनको कैसे खिताब मिला और इन्होंने क्या काम किए। ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर ग्रीगर जॉन मेंडल की बात करेंगे, अगर हम इनकी बर्थ देखेंगे तो बर्थ डेट जो है दैट इज 20 जुलाई 1822 और इनकी जो डेथ है दैट इज 6 जैन 1884। जेनेटिक्स कोई, ये ग्रीगर जॉन मेंडल कोई जेनेटिस्ट नहीं था, ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था। जेनेटिक्स मेंडल ने जेनेटिक्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इन्होंने रिजल्ट दिए थे। ठीक है। और जो मेंडल था इनका वर्क, इनकी प्रेजेंस में इनके वर्क को कोई स्पेशल शेप नहीं दी गई। ठीक, जो इन्होंने काम किया था उस टाइम इनके काम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो थी, जो उस टाइम आपको पता है उस टाइम यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस टाइम सोसाइटीज हुआ करती थी, साइंस सोसाइटीज हुआ करती थी। ठीक है। तो जो भी कोई काम करता था, कोई रिसर्चर काम करता था, तो वो अपना वर्क किसके पास लेके जाता था? सोसाइटी के हेड के पास लेके जाता था। जिस टाइम जिस टाइम मेंडल ने जेनेटिक्स पे काम किया था उस टाइम ही डार्विन ने भी काम किया था। ठीक है। डार्विन ने एवोल्यूशन पे काम किया था। उन्होंने एक बात बोली थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो सभी लोग जो थे वो डार्विन के काम को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, उसके काम को ज्यादा अहमियत दे रहे थे, मेंडल के काम को अहमियत नहीं दे रहे थे।
ठीक है। मेंडल के आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, लगभग 34 या 36 ईयर बाद मेंडल के वर्क को दोबारा से शेप मिली है, और वो 4 साइंटिस्ट ने उसकी शेप दी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है। वाह, ऐसे तो कोई फादर नहीं बनता, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक इतना बड़ा नाम मिलने के पीछे कुछ ना कुछ तो खोना भी पड़ता है। तो मेंडल ने क्या काम किया है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, मेंडल ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो स्टार्ट किया था इसने बी कीपिंग पे। आपको पता है बी कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, द रेयरिंग एक ऐसा जब हम हॉनी बी को रेयर वगैरह करते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है हॉनी बी पे किया था। ऑलमोस्ट इन्होंने हॉनी बी पे जो काम था ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स काम किया हॉनी बी पे। अब मेंडल को ये नहीं था पता, देखिए मेंडल को बहुत सारी चीजें नहीं थी पता। जैसे मेंडल को ये भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम मूवमेंट कैसे होती है, मेंडल को ये भी नहीं पता था। मेंडल को जीन के बारे में भी नहीं पता था। मेंडल ने तो जीन के लिए एक नई टर्म दी थी उस टाइम पे, वो हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी में। इन्होंने बोला था जीन के लिए इन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बी कीपिंग हॉनी बी पे काम किया। अल्टीमेटली 3 to 4 इयर्स इन्होंने हॉनी बी पे काम किया है। 3 to 4 इयर्स काम करने के बावजूद भी इनको कोई अल्टीमेट या डिजायर्ड अमाउंट का रिजल्ट नहीं आया, इनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। यहां पे मेंडल का काम जो है वो उसको कोई पर्टिकुलर मतलब अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आया मेंडल को जब इसने हॉनी बी पे काम किया था। क्यों? क्योंकि मेंडल को यह नहीं पता था कि हॉनी बी जो है इट इज हैप्लो डिप्लॉयड, इसको ये नहीं पता। आपको पता है कि हॉनी बी में जो है, हॉनी बी में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक होते हैं, हाँ हॉनी बी जो है हम ये बोलेंगे, एक होते हैं इसमें एन वाले, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और होते हैं डिप्लॉयड, है ना। ये हैप्लॉइड जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, या पढ़ोगे जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। और जो 2n है ये हो गया, जैसे ये वर्कर्स आ गए, या जो क्वीन है वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, ठीक है। तो यहां पे वेरिएशन थी जिसकी वजह से इसको अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आया ना। आफ्टर हॉनी बी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने किसको लिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माउस में। इस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था वो माउस पे किया, और माउस जो था वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है ना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स था, है ना। एक क्रोमोसोम की जब 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी तो उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। अब मॉस में इन्होंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स काम किया। 3 इयर्स काम करने के बावजूद इनके रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन मेंडल एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे, उस सोसाइटी में एनिमल सेक्स पे काम करना अलाउड नहीं था। वहां पे एनिमल सेक्स पे काम करना अलाउड नहीं था, तो मेंडल हो गए यहां पे भी, इसके काम को यहां पे रिजेक्ट किया गया। नाउ उसके बाद उसके बाद मेंडल एक और प्लांट पे काम करते हैं। उस प्लांट का नाम है, एक प्लांट लेते हैं हॉकवीड। अब ये हॉकवीड का बोटेनिकल नेम है हिरेशियम। अब ये इस प्लांट पे काम किया इन्होंने, ऑलमोस्ट इन्होंने इस पे 3 to 4 इयर्स वर्क किया इस पे। लेकिन मेंडल को यह नहीं पता था कि ये पॉलीप्लॉइड प्लांट है। मेंडल को यह पता नहीं था कि ये पॉलीप्लॉइड प्लांट है। पॉलीप्लॉइड प्लांट होता है जब एक क्रोमोसोम की 2 से ज्यादा कॉपीज प्रेजेंट होगी तो उसे कहा जाता है पॉलीप्लॉइड। मेंडल को यह नहीं पता था कि ये पॉलीप्लॉइड है। और दूसरा, ये हॉकवीड जो था ये था एपोमिटिक प्लांट। एपो का मतलब होता है विदाउट,
अपो का मतलब होता है विद आउट, या जिसको हम कहेंगे अवे फ्रॉम। मिक्टिक का मतलब होता है मिक्सिंग। यू कैन से दैट इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की मिक्सिंग नहीं हुई है। मेल और फीमेल ऑर्गन की इसमें मिक्सिंग, मेल और फीमेल गैमेट्स की इसमें मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो हार्ट बीट में इसने 3 to 4 ईयर, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इस पे काम किया, लेकिन इसको अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। नाउ ये तो तीसरा, थर्ड अटेम्प्ट थी मेंडल की। अब आप जरा सोचो, अगर हम 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ने के बाद अगर हमारा रिजल्ट थोड़ा खराब आता है तो हम क्या, उस टाइम हमारी सिचुएशंस क्या होती है, पर्टिकुलरली मेंटली हमारी सिचुएशन क्या होती है। नाउ उसके बाद मेंडल ने अनफॉर्चुनेटली क्या सिलेक्ट किया, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है। पी प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद अप्रॉक्स इन्होंने 34 वैरायटीज को लिया, ठीक है। और 34 वैरायटीज में इनको डिजायर्ड रिजल्ट आने लगे, ठीक है। और 34 वैरायटीज में से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया इन्होंने, ठीक है, ठीक है। इस पी प्लांट जो है, ये इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइजियम सेटाइव, ठीक है। आई बात समझ। लेकिन मेंडल ने यह काम किया, इस पे इसको अल्टीमेट रिजल्ट आए। इन्होंने जेनेटिक्स का बेस यहां पे बनाया, अपना वर्क अपनी जो सोसाइटी है वहां ये ले जाते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी के दिमाग में मेंडल की बात नहीं घुसी, तो सोसाइटी ने इन पे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेंडल की उतनी पर्सनैलिटी भी मतलब थोड़ा सा था, मगर उस टाइम जो सारा का सारा वर्क था वो किस पे कर रहे थे, वो डार्विन पे ही सब लगे थे, तो मेंडल को उतने दिलचस्पी किसी ने नहीं दी। लेकिन आफ्टर द डेथ, मेंडल की डेथ होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स के बाद 4 साइंटिस्ट आते हैं। कितने साइंटिस्ट आते हैं? 4 साइंटिस्ट आते हैं, और वो 4 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं, ठीक है। और जब वो अपनी जगह पे काम करते हैं तो वही काम चारों के सेम काम होते हैं, और वो चारों के चारों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन उनसे 34 साल पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। तो वो 4 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक का नाम था एरिक वॉन, सेकंड इज ईगो डी वरीज, थर्ड इज कैरल कोरेंस, एंड फोर्थ इज विलियम जेस्पर, ठीक है। कोई कोई लिखता है कि फोर्थ वन इज दैट इज शेनमार्क इज नॉट राइट, ठीक है, दैट इज विलियम जेस्पर, ठीक है। इन चारों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, इन चारों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया मेंडल का कफ, ठीक है, यहां तक समझ आया। इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया मेंडल का काम, और उसके बाद जो मेंडल्स के लॉ थे उनको फॉर्मुलेट किया। जो मेंडल का वर्क था, मेंडल्स के वर्क को इन्होंने लॉज में फॉर्मुलेट किया, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। 2 लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यहां दूसरा लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही 2 मेन लॉ है जेनेटिक्स के। इन 2 लॉ को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक समझ आया आपको ना? अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज ग्रीगर जॉन मेंडल। अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर किसको कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर है बैटसन,
Batson is considered as the father of modern genetics. Now father of experimental genetics, father of experimental genetics है मॉर्गन, थॉमस एच मॉर्गन. ठीक है, पढ़ेंगे इनका वर्क, हमने आगे पढ़ना है. ठीक है. नाउ अनदर इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो है दैट इज आर्किबाल्ड गैरोल्ड. ये थे आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, आपके लिए हो सकता है यूजफुल. नाउ अब हम पढ़ते हैं वो टर्मिनोलॉजी जो मेंडल ने यूज की थी अपने वर्क में. टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय मेंडल इन हिज वर्क. ठीक है, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो मेंडल ने यूज की थी दैट इज नोन एज कैरेक्टर. तो कैरेक्टर का क्या मतलब, क्या वर्ड कैरेक्टर क्या है? मेंडल ने बोला कैरेक्टर के लिए, मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला कैरेक्टर के लिए एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. क्या बोला मेंडल ने बोला एनीथिंग, कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करेंगे, जिसको हम स्टडी पर्पस के लिए लेंगे, एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशंस आर नोन एज कैरेक्टर. जैसे हाइट एक कैरेक्टर, जैसे कलर एक कैरेक्टर. ठीक है, जैसे शेप एक कैरेक्टर है, जैसे पोजीशन एक कैरेक्टर है. ठीक है, तो सिंपल में आपने कैरेक्टर को क्या याद रखना है? कैरेक्टर को आपने लिखना है एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशंस, तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं. जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट की हम स्टडी करेंगे, है ना. कलर की हम स्टडी करेंगे, शेप की हम स्टडी करेंगे, पोजीशन ऑफ फ्लावर की हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये था कैरेक्टर. समझ आया कैरेक्टर क्या है ना. कैरेक्टर के बाद हम नेक्स्ट आते हैं दैट इज नोन एज ट्रेट. है ना. ट्रेट क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. अब कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, कैरेक्टर का वे क्या है एक्सप्रेस होने का. ठीक है, तो हम इसको सिंपल में लिखेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट. ठीक है, ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है? जैसे मैंने बोला हाइट है, हाइट दो वे से एक्सप्रेस होती है. टाल को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी टाल आ गया. या ये ड्वार्फ इज अ जेनेटिक्स टर्म्स. ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट. ठीक है, स्मॉल टी. ये बोलूंगा मैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, अभी घबराने की बात नहीं है. ठीक है, ये हो गया हाइट के केस में. ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैं कलर की बात करूंगा तो कलर व्हाइट, पर्पल, है ना. थर्ड कैरेक्टर क्या लिया था हमने? शेप की अगर हम बात करेंगे राउंड एंड रिंकल्ड. क्लियर है? आई बात समझ में? ये तो कैरेक्टर आ गए. नो, कैरेक्टर क्या किस वे में एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज नोन एज ट्रेट. क्लियर है यहां तक? ये सेकंड टर्म यूज की थी मेंडल. नाउ आफ्टर दिस थर्ड टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज फैक्टर. मैंने क्या बोला? मेंडल ने जीन टर्म, मेंडल के टाइम में जीन टर्म ही नहीं आया था, तो मेंडल ने जीन को क्या बोला? फैक्टर बोला, है ना. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में जीन. और ये टर्म जीन जो थी ये 1905 में, शायद देख लेना, चेक कर लेना, 1905 में दी थी जॉनसन ने. इसने दी थी, जॉनसन ने दी थी 1905 में. तो जीन क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडल के मुताबिक जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए. जीन जो है वो एक डीएनए का पार्ट है दैट कंट्रोल्स कैरेक्टर, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. या हम ये भी कह सकते हैं, मेंडल ने क्या बोला इसको? मेंडल ने बोला ये कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है विच कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन. जीन एक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो किसी फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं ये एक रीजन है डीएनए का, ये एक रीजन है डीएनए का जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी जीन को डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ। तो ये क्या था, ये था जीन के बारे में। ये किसने बोला? हाँ, तो जीन जो है, जीन की फर्दर सब टाइप्स है। जैसे मैं बोलूंगा म्यूटॉन है, रेप्लिकॉन है, सिस्ट्रॉन है ना। म्यूटन हो गया, म्यूटॉन हो गया वो वाला जीन जो म्यूटेशन करवाता है। पढ़ेंगे म्यूटेशन, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। रेप्लिकॉन होता है जो रेप्लिकेशन करवाता है। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेशन मतलब अपनी जैसी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाना। जैसे पढ़ोगे आप डीएनए रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे आप। ठीक है। सिस्ट्रॉन हो गया स्ट्रक्चरल चेंजेस आना, स्ट्रक्चर ही चेंज होना जीन की वजह से। इसको हम कहेंगे ये क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्लियर है। ये था हमारा फैक्टर के बारे में। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलेंगे एलील्स। अब क्या हम पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एलील्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल के मुताबिक फैक्टर जो है, फैक्टर की दो फॉर्म्स होंगी, फैक्टर की दो कॉपीज होंगी। एक कॉपी जो है वो फादर साइड से आई होगी, एक कॉपी जो है मदर से साइड से आई होगी। तो वो दोनों जो है वो फंक्शनल होंगी। एक कॉपी फादर साइड से आई है, एक कॉपी मदर साइड से आई है। तो फैक्टर की दो अल्टरनेटिव कॉपीज को हम एलील्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जीन की दो अल्टरनेट कॉपीज होती हैं और जीन की दो अल्टरनेट कॉपीज को हम एलील्स कहते हैं। आई बात समझ में? जीन की दो अल्टरनेट कॉपीज को हम एलील्स कहते हैं, है ना। या हम इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज एलील। लिख लो इसको, काम आएगा। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज एलील। ठीक है, आई बात समझ यहां तक? ठीक है। आज उसके बाद एलील के बाद नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ेंगे? लोकस। अब देखिए, क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है ना, मॉलिक्यूलर लेवल के हिसाब से। अब उस क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना। अब कोई एक पर्टिकुलर जीन है, अब वो पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम पे या तो पी आर्म पे होगा या क्यू आर्म पे होगा। क्रोमोसोम का पढ़ेंगे हम डिटेल में, तो घबराने की बात नहीं है ना। जो ऊपर वाली आर्म होती है इसको पी आर्म कहते हैं, जो नीचे वाली आर्म होती है क्यू आर्म कहते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। पढ़ेंगे आराम से, घबराने की बात नहीं है। लोकस क्या होता है? लोकस सिंपली मीन्स लोकेशन ऑफ ए जीन इन ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो लोकेशन ऑफ एन एलील, बेटर से देन एलील ही कहो आप। ठीक है, इन ए क्रोमोसोम। ठीक है, उसे हम लोकस कहते हैं। यहां तक समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नाम तो सुना होगा आपने, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ, जीनोटाइप का एक्सप्रेस होना किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। यहां ये कह सकते हो फिनोटाइप को, इट इज द एक्सटर्नल, इट इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
फिनोटाइप क्या है इसका? ये टाल है कि ड्वार्फ? ठीक है, ये टाल है कि ड्वार्फ, है ना? यहां ओ आर आर करके इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप सिंपल में लिख सकते हो ऐसे भी, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रैट। ट्रैट तो मैंने आपको बताया है ना, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रैट, उसे कहते हैं फिनोटाइप, है ना? या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी या एक ऐसी पर्टिकुलर एनाटॉमी जो किसी बहुत सारे जो बहुत सारे जीनोटाइप के एक्सप्रेशन से निकल के आती है, मतलब बहुत सारे जीनोटाइप्स मिलकर एक फिनोटाइप देते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप में सिंपल में आपने याद रखना है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे जीनोटाइप। ठीक है, हाँ, तो जीनोटाइप क्या हो गया? जीनोटाइप इज सिंपली जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या है? सिंपली हम बोलेंगे इसको जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली सेम होता है, हम उसको कह सकते हैं ये फिनोटिपिकली टाल है कि ड्वार्फ है, लेकिन जीनोटिपिकली हम क्या बोलेंगे? क्या वो होमोजाइगस टाल है? होमोजाइगस टाल मतलब क्या वो कैपिटल टी है? क्या वो होमोजाइगस ड्वार्फ है? स्मॉल टी? क्या वो हेट्रोजाइगस टाल है? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक एलील डोमिनेट होगी, एक एलील रिसेसिव होगी, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। इसको पहले कहते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना? वो पढ़ेंगे हम आगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। आई बात समझ? अब देखिए, मेंडल ने बोला कि फिनोटाइप और जीनोटाइप निकल के आता है ना? मेंडल ने ये नहीं बोला था कि एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है जीनोटाइप चेंज हो या फिनोटाइप चेंज हो, ऐसा मेंडल ने नहीं बोला था, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जीनोटाइप या फिनोटाइप एक ऑर्गेनिज्म का चेंज होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है ना? अब हम आगे आते हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम आते हैं, हाँ, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था? व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट? अब हम इस पर चर्चा करेंगे। व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट? व्हाई मेंडल ने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? सबसे पहले इसका जो लाइफ स्पेन है वो होता है शॉर्ट। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में इसकी प्योर वैरायटीज बन जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए स्पेस भी कम चाहिए, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। और तीसरा, ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन, है ना? पॉलिनेशन का मतलब होता है सिंपल में पोलन ग्रेन की जर्नी, पोलन ग्रेन की जर्नी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, वहां पे स्टिग्मेटिक सरफेस पे उसका गिर जाना, उससे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जहां पे पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्योर लाइन बनती है, प्योर ब्रीड बनता है, जिसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स। क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडर्स। ट्रू ब्रीडर्स मतलब दोनों कॉपी जो है वो डोमिनेंट प्रेजेंट होंगी, दोनों कॉपी जो है वो डोमिनेंट होगी, उसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स, या इसी को हम कहते हैं प्योर लाइन। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल थी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत सारी वेरिएशंस आती है, क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत सारी वेरिएशंस आती है। ठीक है यहां तक? अब अगर हमने मेंडलिज्म को स्टडी करना है, मेंडलिज्म मतलब मेंडल और उसके लॉज को मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से
आजकल के दौर में अगर स्टडी हमने करना है मेंडल को, तो हम कौन कौन से मॉडल जेनेटिक्स में कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिनके बेसिस पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला आप पी प्लांट ले सकते हो, इसके अलावा आप ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर ले सकते हो। इस ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर ये जो है फ्रूट फ्लाई है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को इट इज नोन एज क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स, इसको क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ईस्ट ले सकते हो, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ले सकते हो, ठीक है। ईस्ट के अलावा बैक्टीरिया भी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, ये ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर 1 मंथ में रिजल्ट देता है। ईस्ट जो है, ईस्ट आपको 24 आवर्स में रिजल्ट देगा। बैक्टीरिया जो है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स का रेप्लिकेशन होता है, तो 20 मिनट्स में ये रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। आई बात समझ यहां तक? अब हम पढ़ते हैं मेंडल के वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे जो मेंडल ने लिए थे, ठीक है। तो मेंडल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने 2 तरह के कैरेक्टर लिए थे। एक लिए थे वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरे लिए थे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे? फर्स्ट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो अब हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहले नंबर पे लिया था इन्होंने हाइट, ठीक है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। अब हाइट किस वे में एक्सप्रेस होता है? ये हाइट क्या टाल है कि ड्वार्फ है? अगर टाल है तो डोमिनेंट, ड्वार्फ है तो रिसेसिव। टाल है तो कैपिटल टी लिखेंगे, ड्वार्फ है तो स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। ये लिया इसने पहला कैरेक्टर हाइट। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया फ्लावर। क्या लिया था? फ्लावर का इन्होंने कलर लिया था और दूसरी ली थी पोजीशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो फ्लावर का कलर है क्या वो पर्पल है कि व्हाइट, है ना। तो एक डोमिनेंट लिया था, दूसरा रिसेसिव लिया था। कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, और उस पेयर ऑफ कैरेक्टर में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, इन्होंने बोला पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन या तो टर्मिनल होगी या एक्सिलरी होगी। अगर टर्मिनल है तो मतलब मान लो ये फ्लावर की ब्रांच है, इस फ्लावर के एट द टिप फ्लावर बनेगा, ये फ्लावर की पोजीशन है ना टर्मिनल पे, और एक्सिलरी मतलब बहुत सारी ऐसे, ठीक है। आई बात समझ? ये लिया था इसने दूसरा कैरेक्टर। इसी तरह तीसरा कैरेक्टर लिया इन्होंने फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में भी इन्होंने 2 चीजें ली फ्रूट्स की। इन्होंने एक तो शेप ली, दूसरा लिया कलर, ठीक है। शेप कौन कौन सी? शेप भी 2 ली। शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब जो हेल्दी हो, हेल्दी फ्लावर। कंस्ट्रिक्टेड मतलब मुरझाया हुआ, ठीक है। उसके बाद कलर, फ्रूट का कलर पढ़ना है हमने, ये ग्रीन, येलो, ठीक है। फ्रूट्स के बाद इन्होंने क्या लिया? फोर्थ लिया इन्होंने सीड। क्या लिया? सीड में भी इन्होंने सीड का कलर लिया और सीड की शेप ली। सीड का कलर इसने बोला क्या ये ग्रीन है, क्या ये ग्रीन है कि रिंकल्ड, ठीक है। तो शेप को मैं इधर लिख लूं। इसके बाद उन्होंने सीड की शेप ली, ठीक है। सीड की शेप उन्होंने बोली क्या राउंड है कि रिंकल्ड। तो ये थे इनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फर्स्ट 1, ये फ्लावर का कलर दूसरा, फ्लावर की पोजीशन 3, ये आ गया इसका शेप 4, कलर 5, ये सीड का कलर 6 और सीड की शेप 7। ये 7 जो थे ये लिए थे इन्होंने, ये 7 क्या लिए थे इन्होंने? ये 7 लिए थे इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर है? ठीक। तो हाँ, तो आज के लिए
काफी है इतना, कल हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी यार।